मुझे लगता है कि हर स्कूल में एक काउंसलिंग सेशन बच्चे के लिए ज़रूर होना चाहिए टाइम टू टाइम, जिसमें अगर कोई बच्चा इस तरफ सोच भी रहा है बाय मिस्टेक, तो हम उसी को तभी काउंटर कर लें, उसके ऊपर काम कर लें। तो ये इस नज़रिए से मैं देखना चाहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत ज़रूरी है, जो मिस आउट होता है मैक्सिमम स्कूल्स में, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे इस तरह की बात अपने गुरुओं के प्रति किस तरह से सोच भी सकते हैं। हमारे वेद ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है कि इस तरह की बात सोच लेने मात्र से ही पाप लग जाता है। और यदि आप इस तरह का एक्ट कर देते हैं तो आपने 100 गायों को मार दिया। एक प्रिंसिपल को नहीं मारा, एक गुरु को नहीं मारा, आपने 100 गौ हत्या की है। उतना ज्यादा पाप आपको लगेगा यदि मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करूं तो। देखिए, सोशल मीडिया देखा जाए तो हमारे लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और हमारे लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। जैसा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है कि हम इंडिया को पूरा डिजिटल इकोनॉमी बनाएंगे। डिजिटल का मतलब है आपके पास हर चीज आपके फोन पे आज के टाइम में अवेलेबल है। वो बिल्कुल 1 साल का बच्चा भी देख सकता है और वो 80 साल का बड़ा कोई आदमी या भी देख सकता है। तो सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि आप 24 घंटे अपने फोन पर हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि आप अपने फोन पर कर क्या रहे हैं, और आपको शायद कोई बताने वाला भी नहीं है कि या तो ये चीज सही है या ये चीज गलत है। आप देखेंगे जैसे चाइना में फोन जब दिया जाता है एक बच्चे को, तब उनको सिर्फ दिखाया जाता है कि सिर्फ आर्ट और इंजीनियरिंग या मैथ्स का आप वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट हर चीज बैन करके रखती है ताकि बच्चे तक सिर्फ वही इंफॉर्मेशन पहुंचे जो बच्चे के लिए उस टाइम जरूरी है। पर नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। हरियाणा के हिसार में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको दहला के रख दिया। भगवान का दर्जा दिए जाने वाले गुरु को 2 छात्रों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने हरियाणा में शिक्षा जगत को हिला के रख दिया। सोचने वाली बात यह है कि उन बच्चों की आखिर मानसिकता क्या होगी और कैसी संगत में वो रहे होंगे। इस बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पैनल में कई गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव जी, सीडी ग्रुप के प्रिंसिपल नीशू यादव, साइकोलॉजिस्ट छाया यादव और अधिवक्ता और शिक्षाविद जय सिंह भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यशपाल जी, सबसे पहले सवाल आपसे रहेगा, एक प्रिंसिपल की हत्या एक जघन्य अपराध और इतने छोटे बच्चों ने इसको अंजाम दिया, आप किस तरह से इस घटना को देखते हैं और आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक बहुत ही हृदय विदारक है। इसको हम छोटे नहीं, मर्डर होते रहते हैं, लेकिन इसको केवल और केवल हम एक मर्डर मान लें और उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और किसी बच्चे ने जो किया है उसको एक सजा दिलवा दें, दैट इज नॉट सफिशिएंट। ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये प्रिंसिपल की हत्या की है और ये स्टूडेंट ने की है और उसी के द्वारा जो बच्चे पढ़ाए जा रहे थे उन्हीं ने उसकी हत्या कर दी। तो एक बड़ा इशू है, क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था, आज भी कहलाता है कि गुरु शिष्य परंपरा रही है। यह गुरुओं का मान होता है, यह गुरुओं का मान के रूप में देने की एक परंपरा रही है। यदि ऐसा हुआ है तो उस सम्मान को ठेस पहुंचे, उस परंपरा को ठेस पहुंचे, उस भारतीयता को ठेस पहुंची। तो इसको एक बहुत बड़े पैमाने पर देखने की आवश्यकता है कि ये चीजें आई कैसे, कहां से आई, किस तरह से आई। बच्चे इस तरह की बात अपने गुरुओं के प्रति किस तरह से सोच भी सकते हैं। हमारे वेद ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है कि इस तरह की बात सोच लेने मात्र से ही पाप लग जाता है। और यदि आप इस तरह का एक्ट कर देते हैं तो आपने 100 गायों को मार दिया। एक प्रिंसिपल को नहीं मारा, एक गुरु को नहीं मारा, आपने 100 गौ हत्या की है। उतना ज्यादा पाप आपको लगेगा यदि मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करूं तो। यदि बात करें कानूनी दृष्टिकोण से तो एक मर्डर हुआ है जी, और मर्डर का ठीक है जी, इन्वेस्टिगेशन होगी जी, और इन्वेस्टिगेशन में जो पाया जाएगा जी उसको सजा मिल जाएगी। मैं नहीं मानता कि ये पर्याप्त है। इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड करने की जरूरत है। इसमें सिस्टम को सुधार करने की जरूरत है। इसमें बच्चों के भी जो बिहेवियर चेंज हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, उस पर भी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो और टीचर्स के बिहेवियर पर भी, यानी कि स्कूल का बिहेवियर कैसा हो बच्चों के प्रति। आज के सिनेरियो में सब कुछ चेंज होता जा रहा है, स्कूल का बिहेवियर भी चेंज होता जा रहा है, बच्चों का बिहेवियर भी चेंज होता जा रहा है। तो एक पूरा का पूरा एंटायर सिस्टम में ही कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत है, सबको सुधारने की जरूरत है।
यदि सब कुछ इस घटना के बाद पूरा का पूरा सिस्टम यदि कोई सीख ले लेता है और अपने आप में चेंज करने की एक ओथ लेता है, एक शपथ लेता है, तो चीजें सुधार हो पाएगी। वरना इस तरह के केस तो हिंदुस्तान में होते रहते हैं। एक मर्डर होता है और उसको सजा मिल जाती है, पूरा सिस्टम कंप्लीट है। इस तरह तो जेल भरी हुई है और भर जाएगी। यदि स्कूलों में भी इस तरह की एक्टिविटी होने लगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस तरह की एक्टिविटी होने लगी, तो फिर बाहर तो निश्चित रूप से बढ़ेगी एक्टिविटी। जब स्कूलों में बच्चे कर रहे हैं तो वही बच्चे बड़े होकर समाज में जाएंगे। तो जब बच्चे समाज में जाएंगे तो क्या इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा देंगे? फिर तो जेलें फुल भरी पाएगी। तो निश्चित रूप से पूरे के पूरे सिस्टम में एक बदलाव की जरूरत है। निशु जी, अब अगला सवाल आपसे रहेगा, आप इस पूरी घटना के बारे में क्या कहेंगे और कैसे इस जघन्य अपराध को आप देखते हैं और उन बच्चों को क्या सजा होनी चाहिए? तो बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि एजुकेशन हमें एकेडमिक्स की जगह हमें बच्चों के साइकोलॉजिकल एरेना की तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उनकी टाइम टू टाइम काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे किसी भी चीज़ से परेशान हैं, क्योंकि एक दिन का तो हो नहीं सकता ये काम कि एक दिन में कुछ हुआ और बच्चों ने एक्शन लिया। तो ये एक पाइल अप हुई कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ रिएक्शंस का नतीजा था। तो मुझे लगता है कि हर स्कूल में एक काउंसलिंग सेशन बच्चे के लिए ज़रूर होना चाहिए टाइम टू टाइम, जिसमें अगर कोई बच्चा इस तरफ सोच भी रहा है बाय मिस्टेक, तो हम उसी को तभी काउंटर कर लें, उसके ऊपर काम कर लें। तो ये इस नज़रिए से मैं देखना चाहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत ज़रूरी है, जो मिस आउट होता है मैक्सिमम स्कूल्स में, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। छह जी, अगर साइकोलॉजी के हिसाब से बात करें तो क्या उन बच्चों के दिमाग में उस वक्त चल रहा होगा जब उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? साथ ही जो उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया उसके बाद क्या कुछ इस पर आप कहेंगी? साइकोलॉजी के हिसाब से तो वैसे 5 साल के बाद बच्चा बड़ा ही हो जाता है। बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है माँ-बाप से। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चा 15 साल का होते हुए भी बहुत मैच्योर होता है। उसको बहुत सारी चीज़ें पता होती है कि कैसे क्या करना है, क्या निर्णय लेने हैं ज़िंदगी में, क्या चीज़ें मुझे करनी है, क्या नहीं करनी। और कुछ बच्चों को 25 साल में भी शायद नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करना है और शायद क्या नहीं करना है। तो साइकोलॉजी में लीगली भी अगर देखा जाए तो एक बच्चा 18 साल के बाद वोटिंग कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। कहा जाता है कि ये बच्चा बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है। बट इन रियलिटी ये थोड़ा-सा अलग है। ये डिपेंड करता है कि बच्चे की ग्रास्पिंग पावर भी कितनी है और वो क्या सीख रहा है, अपने एनवायरनमेंट से क्या सीख रहा है, अपने माँ-बाप से क्या सीख रहा है और अपने पीयर्स से क्या सीख रहा है। क्योंकि ज़िंदगी में यही 3 चीज़ें किसी भी इंसान को प्रभावित करती हैं बचपन से, कि उनके माँ-बाप का पालन-पोषण कैसा है, उनके दोस्ती यारी कैसी है और वो कहाँ पले-बड़े हैं, किस एनवायरनमेंट में। तो ये मैटर करता है। जयसिंह जी, आप बताइए कि आखिर इस मामले में कानून किस तरह से उन बच्चों को सजा देगा और क्या कुछ कार्रवाई उन बच्चों पर होनी चाहिए? जो है, जैसे ये इंटेंशनल मर्डर तो हुआ ही है, लेकिन जुवेनाइल होने के कारण बच्चों को थोड़ा सा एक लीनियंस से होती है, उनका वो थोड़ा सा इनको ऐसा बच्चे सोच के छोड़ दिया जाता है और उनको थोड़ा रिलीफ दिया जाता है जब जमानत दे देते हैं और कुछ देते हैं, लेकिन ये गलत है। इसके लिए कोर्ट को देखना चाहिए कि बच्चा अडल्ट है या बच्चा छोटा है। यशपाल जी, आज के समय में बच्चे हर तरीके के कंटेंट को अपने फोन में देख पा रहे हैं, उसका क्या असर बच्चों के दिमाग पर पड़ता है? साथ ही ये भी बताएं कि कैसे माता पिता और टीचर्स इस तरह के दुष्प्रभाव से बच्चों को बचा सकते हैं। हमने संगठन का अध्यक्ष होने के नाते एक बार माननीय अमित शाह जी से, भारत के गृह मंत्री जी से एक पत्र लिखा था और कहा था कि इंटरनेट पर इतनी आपत्तिजनक कंटेंट भी डले हुए हैं, बच्चे उनसे आकर्षित होते हैं। और जब हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस रुक नहीं सकती है, हम ऑनलाइन की दृष्टि से इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब उससे पीछे जाना संभव ही नहीं हो पा रहा। तो चीजों को जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, विशेष रूप से हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हम निश्चित रूप से बहुत आगे, पूरा विश्व इतना आगे बढ़ा नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का सपना था कि हमारा सब कुछ मोबाइल पर हो, कंप्लीट सिस्टम मोबाइल के अंदर हो। ऐसा भारत के प्रधानमंत्री चाहते थे, उनका सपना था, एक विजन था।
तो चाहे पेमेंट करनी हो मोबाइल से हो जाएगी, चाहे कंटेंट देखना हो मोबाइल से हो जाएगी, जानकारी लेनी है मोबाइल से मिल जाएगी, कुछ भी काम करना हो आपको कंप्लीट मोबाइल आपकी मदद करेगा। तो ऐसी सोच प्रधानमंत्री की रही है। तो हमने कहा कि निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के सपनों का साकार करने की जिम्मेदारी एजुकेशनिस्ट की होती है कि उस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। तो हमने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ये हुए कि इंटरनेट पर इतने तरह के आपत्तिजनक चीजें मिले, इतने तरह के आपत्तिजनक कंटेंट मिले कि वो बच्चों को अपनी तरफ आलोभित करते हैं, आकर्षित करते हैं, और बच्चा उनको देखने लगता है तो फिर देखता हुआ ही चला जाता है, फिर वो उससे निकल नहीं पाता। तो ये बच्चों की साइकोलॉजिकल स्टेटस है कि वो बच्चा उनसे निकलने में अपने आप को अक्षम महसूस करता है कि मैं इससे निकलूं कैसे। यदि बच्चा चाहे उसको छोड़ना तो छोड़ नहीं पाता, एक आदत के रूप में वो उसके विकसित हो जाती है। तो हमने माननीय गृह मंत्री जी को लिखा था कि ये कंटेंट मोबाइल से निकाल दिया जाए, इंटरनेट से निकाल दिया जाए। जब बच्चा किसी चीज को यूज कर रहा होता है, बच्चे के लिए अलग से कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हम स्कूलों में सिखा सके, करा सके, बच्चे मोबाइल रख सके। आज दो विचारधारा डेवलप हो चुकी है। एक विचारधारा ये कहती है पेरेंट्स की कि बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, और सिस्टम भी ये कहता है बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। और एक विचारधारा ये है कि बच्चों को मोबाइल से हम दूर रख ही नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं रख सकते, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इस मोबाइल के ऊपर है। तो इसको दूर कैसे रख सकते हैं? और फिर हमारी जो आदत पड़ चुकी है, जो हमारी आदत में आ चुका है, तो हम उससे दूर रह भी नहीं सकते। तो इनमें से कुछ कंटेंट को हटा दिया जाए। वो किस तरह से हटेगा, कैसे हटेगा, ये सरकारों का काम है, सरकार सोचे। तो यदि जब तक ये ऐसा नहीं हो पाता तो बच्चे में हिंसक प्रवृत्ति अपने आप ही डेवलप होती रहेगी, और इनकी साइकोलॉजी उस तरह से बढ़ती रहेगी जिस तरह से एक प्रिंसिपल वध हुआ है। तो इसको हम आखिरी क्राइम के रूप में ना देखें। यदि एंटायर सिस्टम में चेंज नहीं हुआ तो एंटायर सिस्टम में चेंज करने की जरूरत है, तब जाके चीजें ठीक होगी। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कितने तरह की चीजें डली हुई है, और अब तो एआई आ गया, एआई कितने तरह के। और आज ही एक मैं न्यूज देख रहा था कि ग्रोव ने, जो एआई है इसके एलोन मस्क के, जो उन्होंने डेवलप किया है, तो ग्रोव ने कहा कि अब हम एंटरटेनमेंट पर्पज से भी एआई से बात कर सकते हैं, यानी सेक्सुअली भी बात कर सकते हैं। तो हमारी नैतिकता का पतन तो निश्चित रूप से हो ही चुका है कि हम सेक्सुअली भी एआई से बात कर सकते हैं, वो हमें एंटरटेन करेगी, हमारी बातों का जवाब देगी। तो एक बच्चा यदि उसके साथ बात करना शुरू कर देता है तो वो बात फिर एंडलेस होगी, उसका बात का अंत नहीं होगा यदि एआई उसको सपोर्ट करने लगेगी। तो हमारा देश या हमारा विश्व किस दिशा में जा रहा है, तो इस पर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक कमेटी का निर्माण हो, वो कमेटी बताए कि किस तरह से पूरे के पूरे सिस्टम को एनालाइज किया जाए कि गलतियां कहाँ पे हो रखी है, और किन चीजों से दूर करने से या किन चीजों को अंदर डालने से, सिस्टम के अंदर आने से चीजें ठीक हो जाएगी। इस तरह की रिपोर्ट दे और फिर सरकार उस पर सोचे और फिर डिसीजन ले। और बात रही समाज की, तो समाज को भी अपने आप में सुधार करने की जरूरत है। कई बार बच्चा शराब पी रहा होता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, समाज के लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शराब पी रहा है, कोई आजकल तो सब पीने लगे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं होती। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन समाज इस तरह की बुराइयों को स्वीकार कर चुका है। इस तरह से कुछ अन्य बुराइयां जिसको समाज स्वीकार कर चुका है, तो इस तरह की घटनाएं और आगे बढ़ेगी भी। ये मर्डर हुआ है, कल इससे भी ज्यादा होगा। ट्रायंगल की तरह देखते हैं, एक त्रिभुज होती है जिसमें 3 कोण होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। 60 डिग्री का कोण ऊपर वाला होता है और दोनों नीचे वाले 60 डिग्री के कोण होते हैं। एक कोण पर बच्चा खड़ा हुआ है, एक पर टीचर खड़ा हुआ है और एक पर पेरेंट्स खड़ा हुआ है। यदि ये तीनों कोण सही तरीके से नहीं बन पाए तो त्रिभुज पूरी नहीं हो पाएगी। यदि एक भी कोण 60 से ऊपर हो गया या 60 से नीचे रह गया तो वो त्रिभुज आप मानो बन नहीं सकती है। त्रिभुज तभी बनेगी जब सारे के सारे कोण 60 डिग्री के हो। तो पेरेंट्स जहां खड़ा है उसको भी अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी।
पेरेंट्स ये कहकर पीछा नहीं छुड़ा सकता कि मैंने फीस दे दी है, मैंने स्कूल में एडमिशन करा दिया है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं समझ नहीं पाता चीजों को। ये असलियत बात है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इतनी समझदारी सभी में होती है कि वो अच्छे बुरे में समझ महसूस कर सके और समझा सके। यदि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो कौन से काम वो नहीं कर रहा? क्या वो मोबाइल नहीं चलाना जानता? क्या वो बाकी तमाम तरह के कार्य नहीं कर रहा है? हाँ, तो वो यह नहीं कहता मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। केवल जब अपने बच्चे की बात आती है तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए पहले नंबर पर किसी भी पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा ही होता है। बाकी सारी की सारी चीजें दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पे आती है। पहले नंबर पर बच्चा ही आता है। जहां बच्चे की बात आती है वहां तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो आपने प्रायोरिटी लिस्ट में अपने बच्चे को बहुत नीचे के स्थान पर रखा है और आप महसूस ऐसा कराते हैं जैसे प्रायोरिटी लिस्ट में आपका बच्चा सबसे ऊपर के स्थान पे है। जब आपने एक शब्द बोल दिया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और मैं कुछ जानता नहीं हूं, मैं बच्चों को कैसे कराऊं, तो इसका मतलब आपने एकदम से बच्चे को प्रायोरिटी लिस्ट से नीचे डाल दिया और सब समझ गए कि आपके प्रायोरिटी लिस्ट में आपका बच्चा है ही नहीं। तो आपको समझदारी से काम लेना होगा। आप पढ़े लिखे नहीं है तब भी आप समझदार हैं और आप चीजों को समझ सकते हैं। आपका बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको किस चीज की जरूरत है, उसको किस चीज से प्रॉब्लम है। आपके घर के माहौल से तो प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी के माहौल से तो प्रॉब्लम नहीं है, जिन बच्चों के साथ वो उठ रहा बैठ रहा है उन बच्चों से तो प्रॉब्लम नहीं है। उन बच्चों से तो कोई गलत चीजें अडॉप्ट नहीं कर रहा है बच्चा। क्या घर में माहौल कई बार इस तरह का होता है लड़ाई झगड़े का, या घर में नशे का माहौल होता है, या अलग अलग तरह का माहौल होता है, तो उनसे बच्चा जरूर कुछ ना कुछ ग्रैब कर रहा होता है। तो निश्चित रूप से हमें घर में भी माहौल सुधारना होगा, निश्चित रूप से सोसाइटी में माहौल सुधारना होगा और निश्चित रूप से स्कूल को भी अपनी भूमिका पूर्ण रूप से निभानी पड़ेगी। तभी हम पूर्ण रूप से डेवलप कर सकते हैं अपने समाज को, अपने देश को, क्योंकि इन्हीं बच्चों को आगे जाकर देश का प्रधानमंत्री बनना है, देश का गृह मंत्री बनना है और देश के तमाम तरह के जो जिम्मेदारी के पद है इन्हीं बच्चों को संभालने हैं। तो इन बच्चों को आज हमने ठीक कर दिया तो निश्चित रूप से आने वाला भारत बहुत सभ्य होगा, बहुत शिष्ट होगा और बहुत सुरक्षित होगा। निशु जी, एनईपी में क्या बच्चों के लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट या सिलेबस में ऐसा बदलाव करना चाहिए जिससे बच्चे स्किल के साथ साथ नैतिकता के बारे में सीख सके? साथ ही ये भी बताएं कि समाज किस तरह से बच्चों को सिखाने का काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि एनईपी में इस एरिया को भी कवर किया गया है। जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स की बात करते हैं, जब भी कोई आप देखेंगे एनईपी को अगर उठाएंगे उसमें मॉड्यूल्स हैं, तो हर मॉड्यूल को इंटरलिंक किया हुआ है, इंटरडिसिप्लिनरी बनाया हुआ है और बुक्स भी इसी तरीके से डिजाइन हुई। इवन एनसीईआरटी की बुक्स में नैतिक या लाइफ स्किल्स या मॉरल वैल्यूज को हर चैप्टर के साथ इंक्लूड किया गया है। बात वही आती है कि कितनी इफेक्टिवनेस के साथ वो डिलीवर हुआ है बच्चों को। अक्सर क्या होता है, अगर आप इस चीज को देखें कि ज्यादातर फोकस, जैसा कि आपने कहा, कि स्किल बिल्डिंग पर होता है या लेसन डिलीवरी पर होता है, उसमें अक्सर ये लोग भूल जाते हैं कि जो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं चैप्टर के बाद, जो कनेक्ट करती है बच्चे के रियल वर्ल्ड से रेदर देन क्वेश्चन एंड आंसर, उसको करना बहुत जरूरी है। अभी ये नया है तो शायद टीचर्स इसको मिस आउट कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते रहे तो जरूरी हो ही जाएगा और होना भी चाहिए कि वो उन एक्टिविटीज को बिल्कुल ना छोड़े जो चैप्टर के साथ दी हुई होती है। मैंने एनसीईआरटी की बुक्स को देखा है, उनमें बिल्कुल दिया हुआ है। और आप पुरानी भी अगर उठाएं तो एडिशन में वो जो एक पहेली लड़की आती है और एक लड़का आता है, वो जिस इंटरेक्शन के साथ बातें करते हैं, तो वो डेफिनेटली उस लेवल के बच्चे की जो एज ग्रुप है जिसके लिए वो बुक बनी है उससे कनेक्ट करते हुए, उनके साइकोलॉजिकल स्टेटस या ईक्यू से मैच करते हुए वो लोग समझाते हैं। तो सिर्फ डिलीवरी मुझे लगता है थोड़ी सी अगर एफिशिएंट कर ली जाए तो काफी इसमें सुधार हो सकता है। बिल्कुल इस चीज को मान सकते हैं कि मापदंड मार्क्स कभी नहीं होने चाहिए, वो पैरामीटर नहीं होना चाहिए एक बच्चे की ग्रोथ का और एक बच्चे की समझ का, कि कितनी समझ पैदा हुई है, वो क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से बिल्कुल नहीं जान सकते। वो सामाजिक रूप में किस तरीके से, किस परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा है, वो बहुत जरूरी है देखना। इसमें मैं थोड़ा सा ना घर का रोल भी चाहूंगी आपके सामने रखना, कि माता पिता भी, मुझे लगता है वो खुद भी सिर्फ मार्क्स को देखते हैं। आप देखेंगे यही अभी रूटीन में चल रहा है। हम मिलेनियम सिटी में रहते हैं, हिसार भी कम डेवलप नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि फिर भी हम मार्क्स की तरफ हैं। हम इन चीजों को खोते जा रहे हैं या इनको इग्नोर किए जा रहे हैं,
जिसमें अब मैं कनेक्ट करना चाहूंगी, आप अभी वजीराबाद का जो केस है राधिका का, उसके फादर है, आप बताइए वो पढ़े लिखे आदमी है और मिलीनियर सिटी में वो रह रहे हैं, तो वो कैसे मान रहे हैं कि उनकी बच्ची उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगी। तो माँ बाप की एक भागीदारी है, एक दायित्व है कि वो बच्चे पर ध्यान दे। अगर ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल में प्लानिंग कर रहा है या ऐसी एक्टिविटी, हाँ उन्होंने प्लानिंग की घर पे भी तो की होगी ना। तो इसमें मेरे को लगता है माँ बाप की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, घर जाने के बाद बच्चे पर नजर रखना, फॉलो अप लेना, वो बहुत बड़ा मेजर मिसिंग पार्ट था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सच है। अगर मैं शुरू करूँ तो वो लड़की स्पोर्ट्स में थी, राइट? आप देखिए आज के टाइम में स्पोर्ट्स में करियर बनाना एक लड़की होते हुए काफी मुश्किल है। सक्सेसफुल कोई लंबे टाइम तक चली भी नहीं है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं। मैरी कॉम और एक दो एग्जाम्पल हैं बस, उसके अलावा साइना नेहवाल और इन सबको देखेंगे, उसके अलावा इतने उभरते हुए सितारे लड़कियों, कारण ही यही है। अब मैं कहूंगी पितृसत्ता या पेट्रियार्की को मैं दोष दूंगी इसमें, कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी। अब लड़कियां आवाज उठाने लगे हैं थैंक्स टू देयर पेरेंट्स कि वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं। तो अगर आप देखेंगे, अब मैं थोड़ा सा घुमाना चाहूंगी, दूसरी तरफ जाना चाहूंगी कि डिवोर्स केसेस भी इसलिए बढ़ रहे हैं। एक ये तर्क दिया जाता है कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गया, वो सुनना नहीं चाहती हैं। तो वो 25 साल की लड़की थी, अगर मैं उसे लीगली देखूं तो वो अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकती है। लेकिन ये सच है कि आज भी माँ बाप पढ़े लिखे, और आप द हिंदू में ये मैंने पढ़ा है, ये आर्टिकल आया था द हिंदू में, डॉटिंग फादर उन्हें बोला गया है क्योंकि उन्होंने काफी रिसर्च के लिए काफी इंटरव्यू लिए, तो किसी ने भी फादर के लिए कोई बुरा नहीं बताया। क्योंकि जिस फादर ने अपनी बेटी के ड्रीम के लिए करोड़ों रुपए लगाए, उसमें लिखा है ये, तो सडनली उनको क्या हुआ। तो मुझे लगता है सोसाइटल प्रेशर एक बहुत खतरनाक रोल प्ले कर रहा है, बहुत ज्यादा, और ये बच्चों पर भी आता है। हो सकता है उन बच्चों के ऊपर जिन्होंने, अब मैं उधर लेकर जाऊंगी आपको प्रिंसिपल वाले केस पर, उन बच्चों के ऊपर भी दूसरे बच्चों ने दबाव बनाया। तो ये एक्चुअली हमें सोसाइटी में हम क्या सोच रहे हैं और क्या एनर्जी पास कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करती है। तो अगर हमें इन चीजों को रोकना है तो, अभी मैं पढ़ रही थी फिनलैंड के बारे में, फिनलैंड में पेरेंट्स का भी रिपोर्ट कार्ड होता है। घर में क्या माहौल है उसका रिपोर्ट कार्ड होता है। स्कूल का तो हम जांचते ही जांचते हैं। मुझे लगता है ये ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो पेरेंट्स का रिपोर्ट कार्ड भी बना होना चाहिए, जिससे पता चले घर में क्या माहौल मिल रहा है। और उस वक्त कोई पेरेंट तो नहीं कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसको स्कूल हेल्प कर सकता है टैकल करने में। तो मुझे लगता है लड़की की इंडिपेंडेंस तो कभी पेरेंट्स देंगे, मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि अगर लीगली वो भी एज पार कर रही है और वो सक्षम है हर रूप से, वो इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर आई है, तो जिस पिता ने उसको फॉरेन भेज दिया है, मुझे नहीं लगता कि उसको इन चीजों से खुद से कभी प्रॉब्लम रही होगी। लव जिहाद हो सकता है एक एंगल से, अभी जितने आगे आगे देखते हैं न्यूज में क्या आता है। शायद अब सवाल आपसे रहेगा कि आजकल जिस तरह की फिल्में आ रही हैं वो किस तरह से बच्चों के दिमाग पर इम्पैक्ट करती है, और कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में भी हमारी ऑडियंस को बताएं। देखिए, सोशल मीडिया देखा जाए तो हमारे लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और हमारे लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। जैसा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है कि हम इंडिया को पूरा डिजिटल इकोनॉमी बनाएंगे। डिजिटल का मतलब है आपके पास हर चीज आपके फोन पे आज के टाइम में अवेलेबल है। वो बिल्कुल 1 साल का बच्चा भी देख सकता है और वो 80 साल का बड़ा कोई आदमी या भी देख सकता है। तो सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि आप 24 घंटे अपने फोन पर हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि आप अपने फोन पर कर क्या रहे हैं, और आपको शायद कोई बताने वाला भी नहीं है कि या तो ये चीज सही है या ये चीज गलत है। आप देखेंगे जैसे चाइना में फोन जब दिया जाता है एक बच्चे को, तब उनको सिर्फ दिखाया जाता है कि सिर्फ आर्ट और इंजीनियरिंग या मैथ्स का आप वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट हर चीज बैन करके रखती है ताकि बच्चे तक सिर्फ वही इंफॉर्मेशन पहुंचे जो बच्चे के लिए उस टाइम जरूरी है। पर ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में हर कोई फ्री स्ट्रीमिंग करता है 24 घंटे, तो एक बच्चा बहुत सारी चीजें बिल्कुल बाल वर्ष में ही सीख लेता है कि क्या कौन सी चीज है, जो कि बहुत गलत है। तो सोशल मीडिया अगर आप उसको सही तरीके से यूज करो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। जैसे गरीब कोई है, यूपीएससी क्रैक करते हैं बहुत सारे बच्चे, वो सोशल मीडिया से ही पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास शायद इतना पैसा नहीं होता कि वो क्लासेस जाएं और जाके पढ़ें।
तो वो यूट्यूब से सहायता लेते हैं या फिर गूगल से सहायता लेते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ भी है। लेकिन जैसे हम मूवीज़ की बात कर रहे हैं या फिर हम इंस्टाग्राम के रील्स की बात कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम में एक रिसर्च में कहा गया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डूम स्क्रॉलिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा बिना जाने सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है, बट उसको ये नहीं पता वो क्या देख रहा है, और देखने से ही एक बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क है सोशल मीडिया का मेरे उसमें। पहली जो मूवी थी वो थी उड़ता पंजाब, जिसमें बहुत ज़्यादा नशे वहाँ के मूवी में दिखा प्रदर्शित किया गया है, और काफ़ी सारे बच्चे जो 20 से 25 साल की उम्र के हैं या 15 से 25 साल की उम्र के हैं, उनको लगा कि शायद ज़िंदगी में हर प्रॉब्लम से डील करने का यही तरीका है कि हम अपने सिस्टम को नम कर लें और हम बस एंजॉय करें। जबकि रियलिटी में तो ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है कि आप कोई भी ऐसा पदार्थ कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरा मूवी है एनिमल, जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंट सीन है और बहुत ज़्यादा एक आदमी को जानवर की तरह दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक मेल इंसान उस मूवी से यही सीखेगा कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप चीज़ें तोड़ सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं, जो कि बहुत गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो छह जी, साइकोलॉजी में एक वर्ड है काउंसलिंग। ये काउंसलिंग कितना इम्पैक्ट बच्चों को करता है और किस तरीके से जो है उनके दिमाग पर इस काउंसलिंग के बाद असर पड़ता है और कितना सुधार उनका अंदर देखा जा सकता है? सर, काउंसलिंग एक डॉक्टर के द्वारा की जाती है, एक साइकियाट्रिस्ट के द्वारा की जाती है, एक मेंटल हेल्थ काउंसलर के द्वारा की जाती है। और काउंसलिंग में ये होता है कि काउंसलिंग में आप जो आपके पास आता है काउंसलिंग के सेशंस के लिए, आप उन्हें गाइड करते हो कि जो हमारी डेली मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनसे हम डील नहीं कर पाते हैं, वो इमोशंस हो सकते हैं, किसी से लड़ाई हो सकता है, किसी से गुस्सा हो सकता है, तो वो हमें सिर्फ इतना ही सिखाता है कि हम डील कैसे कर सकते हैं। और एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है एल रॉन हबर्ड, वो बताते हैं कि हमारे दो प्रकार के दिमाग हैं। एक हमारा है रिएक्टिव माइंड और एक है एनालिटिकल माइंड। तो रिएक्टिव माइंड वो माइंड है जिसमें हम अपने इमोशन से चलते हैं, हमारे उसमें कुछ आया हमने कुछ कर दिया, किसी ने हमें गुस्सा करा तो हमने चिल्ला दिया, तो वो हमारा है रिएक्टिव माइंड। और हमारा एनालिटिकल माइंड है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा तो शायद ये हो जाएगा, या मैं ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, जहाँ पे आपका डिसीजन लेने का जो पावर है वो बहुत अच्छी होती है। पर साइकोलॉजी में हमें ये सिखाया जाता है या काउंसलिंग में कि हम अपने रिएक्टिव माइंड को ना यूज करके हम अपना एनालिटिकल माइंड यूज कर सकते हैं, कि अगर हमें किसी क्षण गुस्सा आता है तो हम बैठकर ये सोच सकते हैं कि हम गुस्सा है क्यों, या शायद हम खुद को समय दें तो शायद गुस्सा ठीक हो जाए। और ऐसा कई केसेस में होता है कि गुस्सा आता है, आप टाइम लेते हो और 5 मिनट में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। तो काउंसलिंग आपको एक अच्छा इंसान, बेहतर इंसान बनाता है प्रकृति के हिसाब से चलने के लिए। जयसिंह जी, बच्चों को अब बाल सुधार गृह भेजा जाता है, तो वहाँ किस तरह की सीख उन्हें मिलती है और किस तरह से वो सीखते हैं और क्या कुछ असर उनके दिमाग पर वहाँ से पड़ता है? वर्तमान में तो इन्हें जोएन कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार के लिए भेजते हैं, इनका मेंटली फिजिकली डेवलपमेंट करवाते हैं, इनको कोशिश करते हैं भी आगे से ऐसा ना करें, मगर ये गलत है। थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए ताकि ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का या संसद ऐसा कानून बनाए जिनकी उम्र जो ये 18 साल की मेच्योर दिखा रखी है, इसे कुछ रिवाइज करे, इसको संशोधन करे, इसका ठीक से बनाए ताकि उनको प्रॉपर एज पर द लॉ और अडल्ट के मुताबिक उन्हें सजा दी जा सके और उन्हें आगे के लिए तो दूसरों को भी से उदाहरण मिले और वो ऐसे जो हैं क्रिमिनल, हीनियस क्रिमिनल क्राइम ना करे फ्यूचर में। यही हम कह सकते हैं, संसद पास करे, संसद में ऐसा बिल पास हो, सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई गाइडलाइन दे, जो क्रिमिनल जो बच्चे हैं इनका जो एक एज से रिलेटेड है वो किस पैमाने पे नापे हैं कि भाई ये है 18 साल से नीचे, ये मेच्योर है, तो वो जरूरी होना चाहिए ताकि उससे उस दोषी वो क्रिमिनल बच्चे का जिसका माइंड एक गलत हो गया है, क्रिमिनल क्राइम में जा चुका है, उसे अच्छे से कोई सजा दे के सुधारा जा सके। कानून में तो इनको जैसा कि हमारा एज का ही क्राइटेरिया रखा हुआ है, 18 से नीचे है तो हम बालिग मानते, नाबालिग मानते हैं, लेकिन जैसा आप कह रहे हो उसके मुताबिक उसका जो हीनियस क्राइम है और वो है,
और उसकी जो IQ वगैरह एक अलग से ही कुछ हमें उन्हें उन दृष्टियों से भी देखना चाहिए कि ये मैच्योर्ड है, ताकि इसने ये ऐसा काम किया है, ऐसा क्राइम किया है, ऐसा वो किया है, तो इसमें इतना दिमाग था, इतना मैच्योरिटी थी, इतनी वो था, तभी किया है। तो उसमें भी कोर्ट को और इनको और संसद को थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए कि भाई ये मैच्योर है, ये नहीं मैच्योर। केवल 18 साल से नीचे का नाबालिग कहने से सही नहीं है, क्योंकि आज के युग में बच्चे बहुत जैसा कि उम्र से ज़्यादा अडल्ट की तरह एक्ट करते, काम करते, और कुछ एक बच्चे जैसे बड़े उम्र होने के बाद भी वो बच्चों की तरह काम करते हैं। तो ये कुछ सुधार, इसमें कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव, कुछ रूल एंड रेगुलेशन को ले डाउन होना चाहिए। हाँ भी ये ऐसा हो तो ये मैच्योर्ड है, ऐसा ना हो तो ये मैच्योर्ड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बेबाकी से हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए, और ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।